और परेशानियां देखिए कोई भी काम शुरू करेंगे तो आएगी। यह ऐसा बिजनेस है कि इसमें दूसरी समस्या आती है जो कि हर बिजनेस की समस्या है, मार्केटिंग। जी जी जी। आप डेयरीज तो खुलती बहुत हैं और बंद भी बहुत होती हैं। जी जी। तो हम लोग कहे भाई हम नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मऊ जिले में और ये मऊ जिले का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है। मैं कहूंगा कि ये क्योंकि हमारे इस जिले में, मऊ जिले में, मैं बता दूं आपको कि इस तरह का डेयरी फार्म आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ से 2 या 3 वीडियो दिखाऊंगा और काफ़ी हर एक डिटेल्स लूंगा, कैसे शुरुआत हुआ था। यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप डेयरी का डी से स्टार्ट करें और वाई तक जाए, यानी कि डेयरी फार्म अगर चाहते हैं तो डी से स्टार्ट करके एम तक जाए। तो हम ये चीज़ हम आपको वीडियो में काफ़ी जानकारी देने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। फार्म दिखा देता हूं, काफ़ी बड़ा फार्म है और एक यदि आप अंदर आते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं फार्म में नहीं, मैं किसी मतलब कि एक वन में आ चुका हूँ, उपवन में आ चुका। इस तरह का यहाँ पे फीलिंग आएगी, काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है। तो पहले फार्म दिखा देता हूँ, उसके बाद ऑनर से बात करता हूँ, पूरी जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है। मैं समझता हूँ कि मऊ जिले का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है और इस तरह का डेयरी फार्म की शुरुआत अमूमन छोटे से होती है, परंतु इस फार्म की शुरुआत बड़े पैमाने से ही हुई थी और शुरुआत में काफ़ी परेशानियाँ हुई थी दोस्तों। इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे और वीडियो में भी जानकारी दी गई है। तो शुरुआत में अमूमन जो परेशानियां होती है दोस्तों, वो दूध बेचने को लेकर के होती है और इनका भी यही समस्या हुआ था, दूध बेचने को लेकर के। और आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो एक आप शेड देख पा रहे होंगे। तो ये शेड आपको पशुओं की नहीं, ये शेड इन्होंने ऑफिस के लिए बना रखा है, जहाँ पर ये प्रोडक्ट को बनाते हैं और यहीं से बना करके सेल कर देते हैं। शुरुआती दौर में इनकी जो मशक्क़त थी दूध बेचने की, काफ़ी मतलब रोचक थी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जानकारी भी आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपको जानकारी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और मैं ऐसा देखता हूँ हमेशा कि आप छोटे छोटे डेयरी फार्म का वीडियो काफ़ी पसंद करते हैं, परंतु बड़े डेयरी फार्म का वीडियो कम पसंद करते हैं। और ये देखें, आपके पास जो है रेट चार्ट दिख रहा होगा, यानी कि इस डेयरी फार्म में जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, प्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है और साथ में उनका एक रेट चार्ट है कि कितने रुपए किलो क्या चीज़ मिलता है। हर एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, A1 से लेकर के A2, और हर एक का सेलिंग यहीं से होता है, यानी कि इनके फार्म से ही हो जाता है। और कभी ज़रूरत पड़ती है तो कस्टमर कॉलिंग, यानी कि किसी कस्टमर का कॉल आता है तो वहाँ भी ये मतलब कि डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद अब बारी आती है गोबर की। तो गोबर की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बायोगैस इन्होंने लगा रखा है, यानी कि बायोगैस प्लांट इन्होंने रखा है, जिससे कि जनरेटर चलाते हैं और जनरेटर से इनकी यहाँ की बिजली की आपूर्ति हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो गोबर निकलता है उस गोबर को ये अपने खेत पे भी डाल देते हैं, जिससे कि उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। और जो दूध वगैरह जो भी बचता है, उसका घी वगैरह जो निकलता है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी देसी तरीके से, पुरानी पद्धति से, जिसको हम बिलोना बोलते हैं, वो पुरानी पद्धति से निकाली जाती है। और देख रहे होंगे आप हमारे सामने मशीन भी इन्होंने लगा रखी है। और जो भी भोजन वगैरह देते हैं, जो भी दाना वगैरह देते हैं, ये पका करके देते हैं। तो ये भी इन्होंने पकाने की भी व्यवस्था इसी शेड में रख रखी है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मेन शेड यहाँ से दिख रहा होता है। और ये मेन शेड के पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का इनका कुछ उपज दिखा दूँ। तो उपज में इन्होंने एक आम का पेड़, अनार का पेड़ और भी कुछ पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे, जो कि ऑर्गेनिक की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है, काफ़ी बड़ा फार्म है। मैं बता दूं कि इनकी जो डिज़ाइन थी वो ये NDRI करनाल से ट्रेनिंग ले रहे थे और वहीं से इन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग भी करके खुद लाया था ट्रेनिंग के बाद। और यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब ओपन स्पेस है, जो पंजाब की तरह जैसे आप देखते होंगे वीडियो वगैरह में कि ओपन होता है, उस तरीके से ओपन फार्मिंग है काफ़ी। और बहुत सारे ओपन फार्मिंग में हमने दोस्तों देखा है ये चीज़ कि लोगों की पशु बहुत ही गंदी रहती है, परंतु इस फार्म में ऐसा हमने नहीं देखा। ये हमारा लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनके फार्म में इस तरह का कोई ये नहीं है। और दूसरी बात कि जब भी हम फार्म में जाते हैं, यहाँ की फार्म की खासियत है कि हम फार्म में जाते हैं
तो जूते वगैरह निकाल करके जाते हैं, यानी कि जूते से क्या होता है कि क्योंकि जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पर खाने का जगह है, और ये खाने की जगह पर, पशुओं का खाने की जगह पर जूते पहन के जाना काफ़ी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ के जो वर्कर हैं जो काम करते हैं वो भी यदि फार्म में जाए तो वो जूते वगैरह निकाल कर ही जाते हैं। और काफ़ी अच्छी ब्रीड शुरुआती दौर में इन्होंने जब फार्म की शुरुआत किया था तो ये अपने पशु को पंजाब वगैरह से ख़रीद करके लाए थे, लेकिन उसके बाद ये खुद ही मतलब लोकल ख़रीदना शुरू कर दिया, यानी कि आसपास के मंडियों से और आसपास के किसानों से ख़रीदना शुरू कर दिया। और जो डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे ये पंजाब की तरह, बिल्कुल पंजाब की तरह ही है, करनाल से इन्होंने डिज़ाइन करके मंगाया था। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पशु आप देख पा रहे होंगे खुले हैं, मिट्टी वाली जगह है, लेकिन पशु एक भी आपको गंदी नहीं दिखेंगी, सारी की सारी पशु साफ है। और दोपहर का टाइम है तो सारा पशु जो है इन्होंने खोल रखा है बाहर में, ताकि ये घूम सके, अच्छे से विचर सके। तो सारी पशुओं को दिखाना मेरे लिए संभव नहीं है, बट काफ़ी अच्छा फार्म है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एंजॉय करें फार्म को। और अच्छी ब्रीड उन्होंने लगा रखी है। तो कितना दूध निकल जाता है, किस रेट से सेल हो जाता है, कैसे ये शुरुआत में इन्होंने परेशानियों का सामना किया था, कैसे उस परेशानियों से इन्होंने निजात पाया, ये सारी चीज़ हम सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। और इस बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को भी बनाया है। तो बिल्कुल आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और बड़े फार्म का वीडियो आप बहुत कम देखना पसंद करते हैं, ये मैं समझता हूँ, लेकिन किसी भी छोटे फार्म से ही आप बड़ा बन सकते हैं। इस कारण से मैं दिखाता हूँ, हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये ड्रम देख पा रहेंगे चारा मिलाने का। और एक वीडियो मैं आपको स्पेशल दिखाऊंगा इनके फीड मैनेजमेंट का, कैसे ये फीड मैनेजमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा, ये कुछ जानकारी इस वीडियो में, कुछ आगे की वीडियो में। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा और अपने फार्म का एड्रेस बता दीजिएगा, ये कहाँ पर है। जी, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। जी जी। यह फार्म बस्ती गांव में है, मऊ जिले में। और इसके संचालक मेरे पिताजी हैं, श्री हरिश्चंद्र सिंह। जी जी। और मैं उनकी सहायता करता हूँ। तो ये जो आपने डेयरी का, मतलब कि आपने क्वालिफिकेशन थोड़ा सा पहले बता देंगे, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप इस लाइन में क्यों आ गए। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन तो मेरी है हायर एजुकेशन का। मैं वो था, मैं BHU और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हो सकता है कि आज मैं पढ़ा रहा होता। बाकी मेरी क्वालिफिकेशन है MA मैंने 2 विषय से किया हुआ है, संस्कृत से और इंग्लिश से। जी जी। इसके अलावा LLB किया हुआ है, B.Ed, M.Ed, MPhil और PhD। वो भी अंतिम डिग्री मेरी BHU से है। जी जी। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। और इस फील्ड में आने का रीजन देखिए 2 चीज़ें थी। एक तो शुद्ध दूध जो कहीं नहीं मिलता था, जी जी। और दूसरा जैविक कृषि। मेरा बहुत दिनों से दिमाग में सोच था कि इस पे काम करना है। तो इसमें आने से ये फायदा हमको हुआ कि हमको जैविक कृषि और शुद्ध दूध दोनों चीज़ मिल गई। तो मतलब कि शुरुआत कब हुआ था इस फार्म की? छोटे स्तर से किया था या बड़े स्तर से शुरुआत हुआ था? नहीं, छोटे स्तर से तो नहीं किया। हम जब असल में 2009 में हम आ गए गाँव, क्योंकि माता पिता हमारे अकेले थे। पिताजी की उम्र 80 साल है, तो उनके साथ हमको रहना था। तो हम 2009 में गांव आ गए। हमने यहीं पर प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। तो काम तो दिमाग में था। बाकी इसी बीच 2014 में सरकार की एक योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की कामधेनु योजना, उसमें पिताजी लाभार्थी हो गए। तो उसके तहत ये डेयरी संस्थान खुला और हमको मौका मिल गया काम करने का। भाई गोपालन भी हो गया, गौ सेवा भी हो गई, और साथ साथ हमने अपना जो है कृषि को भी जैविक कर लिया। जी जी। तो इस काम को जैसे शुरुआती दौर में बहुत सारी परेशानियां आती है सर, तो थोड़ा सा आप अपनी परेशानियों को डिटेल्स विस्तार से बताएंगे ताकि लोग इस चीज से सीखें। नहीं, परेशानियां तो नो डाउट, परेशानियां देखिए कोई भी काम शुरू करेंगे तो आएगी। यह ऐसा बिजनेस है कि इसमें देखिए पिताजी बुजुर्ग थे, बहुत दौड़ पाते नहीं थे, हम ही लोगों ने थोड़ा सा किया। तो इसमें 2 समस्याएं बहुत बड़ी हैं डेयरी बिजनेस में। एक तो लेबर प्रॉब्लम, आपको यह लेबरों की समस्या आएगी, कर्मचारियों की समस्या आएगी। और दूसरी समस्या आती है जो कि हर बिजनेस की समस्या है, मार्केटिंग। जी जी जी। आपके प्रोडक्ट की आपको कीमत मिलनी चाहिए। अगर शुद्ध दूध आप दे रहे हैं तो उसकी प्राइस मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती थी। कहीं भी आप डेयरी संस्थान में देंगे, किसी उसको देंगे, तो आपको दूध की प्राइस वो नहीं देगा। तो इसके लिए चैलेंज थे हमारे सामने। तो चैलेंज को हमने मीट किया, उससे लड़े हम लोग। आपने बीट किया सर ये? हमने अपने लगभग 6 महीने बाद हमने अपना दूध यह निर्णय लिया कि हम सीधे कंज्यूमर को देंगे। अच्छा। जो उपभोग करता है। क्योंकि लास्ट में अंतिम में
मूल्य वही चुकाता है, वह मूल्य हमारे पास तक नहीं आता था। तो हम लोगों ने सीधे कंज्यूमर को देना शुरू किया और आज हमारी स्थिति है कि हमारा दूध कम पड़ जाता है, हम कंज्यूमर को दे नहीं पाते हैं जी। तो शुरुआत के 6 महीने के बाद आपने ये चीज बताया, तो 6 महीने तक आपने कहाँ दिया था? 6 महीने हमने जो आपकी एक तो उत्तर प्रदेश की डेयरी है पराग डेयरी जी, कौतुकी डेयरी हमारे यहाँ मऊ जिले में है, पैकेजिंग करते हैं। जी जी। इसके अलावा मिठाई की दुकानें जो अच्छी बड़ी बड़ी थी। बाकी किसी भी जगह देने पर हमको दूध की जो कीमत मिलती थी 18 रुपए से लेकर के 25 रुपए तक की कीमत हमको मिलती थी शुद्ध दूध की, जबकि मेरी लागत आती थी 35 रुपए। 2015 की बात हम बता रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत दिन तक हम दूध किसी को दे नहीं सकते थे, तो फिर हमने सीधे कंज्यूमर को देना शुरू किया, तो सीधे उपभोक्ताओं को देना शुरू उस किया। समय तो मतलब काफी अच्छा खासा परेशानी हो रहा होगा, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा हमको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। शुरू के 2-3 साल तक हम लोग उस चीज से उबर नहीं पाए और बाद में फिर किसी तरीके से बैंक के लोन वगैरह को हम लोगों ने अपनी निजी संपत्तियों को हटा करके उनको पूरा किया। आज कोई लोन हमारे ऊपर नहीं है और आज की डेट में हम लोग सबकी सेवा भी कर ले रहे हैं और संस्थान खर्चा भी निकल जाता है जी। कम से कम कुछ लेबर का तो रोजगार एक मिल जाता है जी। नहीं, हमारे साथ आप देखिए कि करीब 15 कर्मचारियों के परिवार जुड़े हुए हैं और अगर आप इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप में देखें तो 50 परिवार अगल बगल के 4-5 गांवों के किसी न किसी रूप में डेयरी संस्थान से जुड़े हुए, या तो भूसा लाते हैं या तो राशन लाते हैं या हरा चारा पहुंचाते हैं। तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमने थोड़ा सा जो है अपने इलाके में थोड़ा सा बूस्टअप किया है, बहुत तो नहीं, थोड़ा सा किया है, ये मानते हैं जी। तो अब मेरा सवाल रहेगा सर, जैसा कि मैंने बहुत सारी डेयरियों पर गया है, तो ये जो काम है बिना प्रशिक्षण का काम संभव नहीं है, तो क्या आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया था पिताजी की मदद करने के लिए, या आपने ऐसी जो शुरुआत पद्धति है उसी से शुरुआत किया था? नहीं, इसमें जब योजना आई थी तो उसमें प्रशिक्षण कंपलसरी था कि जो भी लाभार्थी थे उनको स्वयं या अपने 2 किसी करीबी को प्रशिक्षण के लिए NDRI करनाल भेजना था। तो वहाँ मैं और हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर राकेश जी, हम दोनों लोग गए थे, हम लोगों ने ट्रेनिंग किया और 1 हफ्ते उसको देखा समझा, फिर आके यहाँ बताया पिताजी को भाई ऐसे ऐसे है। तो कहें चलिए आप लोग गांव पे रह ही रहे हैं, आप हमारी सहायता करिए। थोड़ा सा मैं डेयरी का आपका जो प्रशिक्षण था जी, शुरुआत से लेकर के 15 दिन की ट्रेनिंग होती है मुझे, 1 सप्ताह की थी, 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है जी। तो थोड़ा सा उसका विस्तार से बताएं क्या हुआ था उस समय में, ये चीज थोड़ा सा जानना लोगों के लिए काफी आवश्यक चीज है। नहीं, हम लोग तो जब गए यहाँ से तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। वहाँ हम लोग जब ट्रेनिंग के पहले दिन बैठे तो जो प्रोफेसर साहब वरिष्ठ वैज्ञानिक थे वो आए तो कहे कि देखिए डेयरीज तो खुलती बहुत हैं और बंद भी बहुत होती हैं। जी जी। तो हम लोग कहे भाई हम लोग तो डेयरी खोलने आए, बंद करने नहीं आए हैं। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि 95% डेयरी संस्थान बंद होते हैं जी जी। क्योंकि सबके बस का नहीं है और प्रॉपर प्रशिक्षण, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसके साथ आपके पास धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जी। और हम लोग जब गए तो वहाँ काफ़ी हम लोग को सीखने को मिला। करीब 1 हफ्ते तक हम लोग सुबह के समय क्लास होती थी, इसमें की थियरी बताई जाती थी और सेकेंड मीटिंग हम लोग कोई न कोई डेयरी संस्थान 1-2 वहाँ घूम के देखते थे, प्रैक्टिकल सीखते थे कैसे क्या हो रहा है। और संस्थान में हम लोगों को सोचिए यहाँ तक कि एक मैडम थी, प्रोफेसर थी, उन्होंने पनीर बनाना तक सिखाया था हम लोग अपने हाथ से। तो हम लोगों ने खुद सीखा है कि कैसे पनीर बनता है। तो लाभ हुआ था, ऐसा नहीं है। वहाँ हम लोग गए तो कई चीज़ें जानने को मिली, कई विचार जो पहले दिमाग में थे उसका परिष्करण हुआ, उसमें सुधार हुआ जी, उसका सीखने को मिला। तो ये सेट की डिजाइन हमारे जो देख रहे हैं आप, ये डिजाइन हमारी वहीं की NDRI की है, सेम हमने कॉपी किया था। तो जो सेट की डिजाइन देखिए जो खाने का बना हुआ है, ये सब नीचे देखिए गायें नेचुरल रूप में खाती हैं, प्राकृतिक रूप में वैसे बनाया गया है। तो अब हम आगे स्ट्रक्चर पर ही आने वाले थे, तो मैं इसका हाइट जानना चाहूंगा बीच से। हाइट इसकी बनावट के बारे में आप विस्तार से जी जी। ये करीब 80 फुट ये चौड़ा है। अच्छा, एक साइड से या दोनों? एक साइड से चौड़ाई इसकी जो है जी जी। और लंबाई इसकी जो 120 फीट है। हाइट किनारे पर 17 फीट है, बीच में 25 फुट है जी जी। इसलिए रखा गया कि टेम्परेचर से हमको बचाव हो। और ठंडा करने के लिए हमने कूलर लगाए हुए हैं दोनों तरफ जो है, आप ये देख सकते हैं, इधर भी लगा, इधर भी लगा हुआ है। तो ये है, और पूरा इसका एरिया जो है करीब 10,000 स्क्वायर फीट में है और बाहर से अगर लेंगे तो 14,000 स्क्वायर फीट में है।
जी। और ये जो बीच वाला जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं पशुओं को खाने के लिए चारा वगैरह जी, दिया जी, जाता है, जी। ये कितना गैप है सर? ये 14 फीट का गैप है। 14 फीट का जी, गैप? 14 फीट बीच में गैप है और 2.5 फुट की दोनों तरफ जो है इनके लिए खाने का जो पैसेज बना है, ये बीच की जगह करीब बच जाती है हमारे पास 9 फुट की। अच्छा, ये इसलिए बनाया गया था कि अगर आपको गाड़ी से ट्रैक्टर से आपको देना हो या बिल्कुल, बिल्कुल। TMR से देना हो तो आप गिराते हुए उस तरफ चले जाएंगे।